मात्र 3 साल की उम्र में संगीत की तालीम लेनी शुरू की और 6 साल की उम्र में आपका पहला परफॉर्मेंस भी हुआ। तो कैसा वो अनुभव था बचपन का? थोड़ी देर बजा लिया, फिर जाके खेल लिया, फिर होमवर्क किया, फिर आए और पिताजी किसी को सिखा रहे हैं और वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है या बजा नहीं पा रहा, तुरंत मैं दौड़ के जाता था म्यूजिक रूम में, मैं वो बजा देता था। वो चीज़ जो विधिवत रागदारी सीखी वो सिर्फ 2 ही राग में सीखी, सुबह को तोड़ी और शाम को यमन। आपने किताब भी लिखी है आप जी, और ख़ास तौर से आपने उसमें प्रहरों को बहुत रेखांकित किया है कि उनका क्या महत्व है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। रागों की शुद्धता को आप फॉलो करते हैं? आपको लगता है कि वो जो नियम है उसको फॉलो किया जाना चाहिए या उसमें वो राग का भाव समझना जरूरी है, तभी राग शुद्ध हो सकता है। सिर्फ आरोहण अवरोहण इसको बजाने से राग नहीं बनते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी, दैनिक जागरण हिंदी है हमसे। और आज हमारे साथ हैं हमारे समय के विख्यात बांसुरी वादक पंडित प्रवीण गोडखिंडी जी। मैं इनका इस कार्यक्रम में बेहद स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं इस समय पटना में हूं और आज हम इनसे इनकी संगीत यात्रा पे, इनके बांसुरी वादन पर कुछ बातचीत करेंगे। और जो नए युवा हैं जो बांसुरी सीखना चाहते हैं या कोई भी साथ सीखना चाहते हैं, उसमें उनकी रुचि कैसे विकसित हो, इस पर भी बात करेंगे और कुछ संगीत की बारीकियों पर भी बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आपने मात्र 3 साल की उम्र में संगीत की तालीम लेनी शुरू की और 6 साल की उम्र में आपका पहला परफॉर्मेंस भी हुआ। जी। तो कैसा वो अनुभव था बचपन का? देखिए, ऐसा था कि मेरे पिताजी पंडित वेंकटेश गोडखिंडी जी प्रसिद्ध गायक थे, बांसुरी वादक थे, हारमोनियम वादक थे। तो घर पे संगीत का वातावरण 24 घंटे था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मेरी माँ की कोख में था, तब से बांसुरी की जो आवाज़ है और संगीत का जो वातावरण है वो मुझे मोहित करता रहा। तो जब मैं बहुत ही छोटा था तब से हारमोनियम के साथ, तबले के ऊपर उसी में ज़्यादा समय मैं बिताया करता था। तो पिताजी ने एक बार सीधी वाली बांसुरी जो है वो उसको मुझे थमा दिया, तो उसमें मैं बजाया करता था। तो उन्होंने धीरे से राग सिखाया। तो 3 साल की उम्र में मैंने शुरू किया और 1-2 राग मैंने सीख लिए 1 आध साल में। तो एक ऐसा मौका आया जहाँ पे बच्चों का एक प्रोग्राम होने वाला था, तो पिताजी ने कहा तुम बजाओ। तो 6 साल की उम्र में मैंने पहला अपना कार्यक्रम, तो तब मैं सीधी बांसुरी बजाया करता था, जो बहुत आसान है, इट्स लाइक अ टॉय। तो बाद में जब आड़ी बांसुरी बजाना शुरू किया तो और तब डिसिप्लिन क्या होता है कि रियाज कैसे करते हैं और बहुत टाइम देना पड़ता है, ये सब समझ में आया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पहले दिन से मुझे बांसुरी की जो उसकी साउंड है उससे मुझे बहुत लगाव पहले से था। तो तब से लेकर आज तक वो उसी लगाव के पीछे भाग रहा हूँ। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, मैं आपसे भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जितने भी स्थापित कलाकार होते हैं जो अपने गाने बजाने से अपना नाम कर चुके होते हैं या बना रहे होते हैं, तो उनकी रियाज का समय पूछा जाता है कि कितनी साधना, कितनी कड़ी साधना की, कितना समय लगा के किया। तो ये सवाल मेरा आपसे भी है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि पहले तो बचपन में इट वॉज मोर लाइक अ टॉय, कि थोड़ी देर बजा लिया, फिर जाके खेल लिया, फिर होमवर्क किया, फिर आए और पिताजी किसी को सिखा रहे हैं और वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है या बजा नहीं पा रहा, तुरंत मैं दौड़ के जाता था म्यूजिक रूम में, मैं वो बजा देता था वो चीज़। तो बड़े मेरे से भी उम्र में बड़े वाले जो मेरे पिताजी के स्टूडेंट्स थे, उनको कभी कभी पिताजी की ऑफिस से आते हुए अगर देर हो जाती थी तो उनको मैं क्लास लिया करता था। तो इस तरह मेरा मतलब संगीत के उस वातावरण में मैं कंप्लीटली डूब गया था। तो जब मैं 15-16 साल का हुआ तब पिताजी ने मुझे उसका मतलब जैसे जिसको हम बोलते हैं रियाज, कि एक राग को लेके उसमें कई घंटे कई दिन आपको बताऊं मैं कि मैंने जो विधिवत रागदारी सीखी वो सिर्फ 2 ही राग में सीखे पिताजी से, सुबह को तोड़ी और शाम को यमन।
ये 2 साल कंटिन्यूअसली हर दिन सवेरे तोड़ी और शाम को यमन, यही 2 राग उन्होंने मुझे सिखाया कि राग का विस्तार कैसे होता है, आलाप किसको कहते हैं, बढ़त कैसे होता है, और जितने सारे बंदिश हैं उसको कैसे सुरों से उसको सजाया जाता है, ये सब सीखने में उन रागों में मुझे 2 साल लगे। और वो जैसे फाउंडेशन हो गया तो उसके बाद पिताजी ने कहा कि तुम अपना आप सोच उसमें डालो। तो कभी कभी 4 घंटे बैठ जाता था सवेरे, कभी रात को 9 बजे खाना वाना खा के अगर बैठ गए 1 बजे 2 बजे रात तक रियाज चालू है। तो और फिर दोस्त भी ऐसे बने कि सैटरडे संडे को हम लोग सैटरडे को सवेरे क्रिकेट खेला, फिर शाम को बैठ के रियाज किया। तो इस तरह हमारा हुआ। हालांकि बहुत सारे म्यूजिशियंस जो पुराने ज़माने के थे उनके लिए म्यूज़िक के अलावा कुछ और करने को दिया नहीं जाता था, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में मैं पढ़ाई भी जम के मैंने किया और खेल कूद में भी मेरा, और साथ ही साथ फ्लूट और हारमोनियम बजाना भी सीखा, थोड़ा बहुत तबला भी बजाता हूँ, गाता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ। तो ये सब कुछ सीखने को मुझे मिला। अब आप रियाज की बात कर रहे थे, साधना के दौरान कई बार ऐसा एक क्षण आता है, हम सब जो लोग रियाज करते हैं वो जानते हैं इस बात को, कि जिस चीज़ की साधना की जाती है, जिस भी पर्टिकुलर सुर की साधना की जाती है, जब वो एग्जैक्ट की नोट पे आपका साउंड पहुंच जाता है तो एक साधक जो है वो एक दूसरी स्थिति में पहुंच चुका होता है। वो अनुभव मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसको अगर आप डिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं उदाहरण में भी दे दूं कि रियाज खरज का रियाज लोग बहुत करते हैं। खरज में जब उतरते हैं और वो एकदम साफ खरज जो सुनाई देता है, गले से तो होता है तो वो एक अलग उसका अनुभव होता है, साजों का भी अपना होता होगा। तो वो जो प्योरेस्ट फॉर्म है नोट का, वहां तक पहुंचने में वो अनुभव कैसा होता होगा? देखिए, ऐसा है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नोट ये आसानी से तो मिलता नहीं है, और इसके पीछे तो सब लोग लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रियाज से मिलता है। इस पे काफ़ी चीज़ें निर्भर है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि हम लोग घर पे भी मैं काफ़ी घंटे में रियाज करता रहता हूँ या बच्चों को सिखाता रहता हूँ। कभी ऐसे अलग एक कभी जब मैं एक्सपेक्ट ही ना कर पाऊँ, नहीं किया होगा, तब वो हो जाता है, कुछ मैजिक हो जाता है। कभी कभी कॉन्सर्ट में होता है कि ऐसा एक चीज़ निकल जाती है अपने इससे कि जिसका हम लोगों ने कभी सोचा नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं किया, कभी उसके बारे में किसी ने हमको बताया भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, तो वो चीज़ निकल जाती है। तो वो कभी कभार वो क्या है, वो जैसे एक शक्ति ऊपर वाले की वो मेहरबानी है और गुरु कृपा है, उससे कभी कभार वो हो जाता है। लेकिन साधना जो है हमारी हम उसी राह में हम उसके पीछे लगे हुए रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमको ये एक्सपीरियंस हो जाए। जैसे कहाँ एकदम नहीं आ सकता कि कहाँ होगी ये बता नहीं सकते हर बार, और ये हर बार ये कहना कि मेरा सा आज बहुत बढ़िया लग गया, नहीं, वो मतलब उसके वो सेटिस्फैक्शन 100% कभी ही मिलता है, हर बार नहीं मिलता है। लेकिन अभी क्या है, देखिए मेरे पिताजी कहा करते थे कि जैसे अभी तीरबाज होते हैं, तीर जो चलाते हैं, या राइफल शूटिंग का एक कंपटीशन होता है, तो आप अगर देखेंगे तो उसकी एक आंख बंद रहती है ताकि वो इशारे पर ध्यान केंद्रित करे, टारगेट पे कंसंट्रेट करने के लिए। तो ये हमारे सुर में भी ऐसा ही होता है कि हम अक्सर देखते हैं कान को बंद करके एक कान को बंद करके गायक गाते हैं या आंख बंद करके सुर लगाने की कोशिश करते हैं। तो एकाग्रता हम लोग वहां पे लाने की कोशिश करते हैं कि तानपुरे के सा में हमारा सा पूरी तरह मिल जाए। तो जैसे वो टारगेट में अलग अलग चक्कर होते हैं, अलग अलग मतलब एग्जैक्ट सेंटर से पास में एक सर्कल होता है, उसके बाद एक सर्कल होता है, तो वो पूरा भी एक टारगेट ही है ना। अगर सबसे बाहर वाला सर्कल अगर आप मारेंगे वहां पे 90 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर सबसे अंदर मारते हैं तो आपको 100 मिलता है, तो बाहर शायद 0 मिलता होगा। तो 10, 20, 30 ऐसे, लेकिन टारगेट तो वही है।
तो हमारा सुर भी वैसा ही, अगर सा है तो ये इतना बड़ा सा है, तो इस सा में अगर यहाँ पे आप लगाएंगे सा, आम पब्लिक सोचेगी फिर भी ठीक है सुरीला है, उससे बाहर जाएंगे तो बेसुरा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपका सा नजदीक नजदीक जाता है सेंटर के, तब भी वो सा ही है, और जब वो सेंटर पॉइंट पे लगता है तब आत्मसात होता है, तब वो आत्मा आपके और परमात्मा के बीच में जो है वो एक तरह से ब्रिज बन जाता है। साधक और साधना का भेदभाव मिट जाता है। हाँ, तो वो सबका लक्ष्य वो होता है कि हम लोग वो सेंटर पॉइंट सुर के बीचों बीच हमको पहुंचना है, लेकिन हर बार होता है ये नहीं कह सकते। लेकिन आम जैसे आम इंसान है उसको ये बेसुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना सुर में ही लगेगा। बेसुरा तभी लगेगा जब उस टारगेट से वो पूरा बाहर जाए। तो हर सुर का एक इतना बड़ा सा हमको फ्रेमवर्क मिलता है, तो सुर मिलना जो है अगर उसमें भी है तो ठीक है, बेसुरा नहीं लगता तो आनंदित होते हैं लोग। लेकिन जो एक्चुअल जो साधक होते हैं, जो जिसने वो साधना का परिकाष्ठा कहते हैं कि अल्टीमेट उसने हासिल किया हो, तो हर बार वो सेंटर पे जाता है, वही लोग लेजेंड कहलाते हैं। तो सब संगीतकारों का यही कोशिश रहता है कि हम लोग वो सेंटर पॉइंट तक पहुंचे। कितनी अच्छी बात की आपने। अब आप आधिकारिक रूप से इंजीनियर भी हैं जी। मेरा सवाल ये है कि क्या तकनीक या टेक्निक संगीत की उन्मुक्तता में कहीं बाधक होता है या उसको और प्रभावमान बनाता है? देखिए, संगीत तो एक बात तो सिद्ध है और सत्य है कि संगीत हमेशा इट इज इवॉल्विंग। हर सेंचुरी में, हर दशक में हर कलाकार अपना उसमें योगदान देता आया हुआ है। तो कभी राग के पहलू, अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं, लय के साथ उनका सोच देखने को मिलता है। उसी तरह साज के साथ भी काफ़ी सारे चेंजेस हम लोगों को देखने मिलते हैं। तो पहले जैसे तबला होता था अभी नहीं है, वाद्य तो वही है, साउंड वही है, वही बोल है, लेकिन बनाने की शैली है या रखने की शैली है, उसको मेंटेन करने की शैली है या निकास है, सब बदलता जा रहा है हर वाद्य के साथ, गायन में भी। तो ऐसे में तकनीक जब हम बोलते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में टेक्निक बिकम्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। तकनीक ऑब्लिक तकनीकी शिक्षा जो है, हाँ, वो भी, तो वो भी बहुत जरूरी है कि जब हम तकनीकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो जैसे अभी हाउ टू यूज अ साउंड सिस्टम को लेके कैसे करना है, इस बारे में भी काफ़ी आजकल बहुत जानकार हैं म्यूजिशियंस, उनको पता है कि मेरा फ्लूट बाहर कैसे सुनना चाहिए, कौन सा फ्रीक्वेंसी या कहाँ पे रिवर्ब लगना है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके साथ जो बजाने की टेक्निक्स हैं वो भी काफ़ी विकसित हो रहे हैं। जैसे मैंने खुद अलग अलग क्या कहते हैं कोशिश किया है कि कुछ अलग करें। तो मैं एक चीज़ करता हूँ जिसको मैं ब्रेथलेस कहता हूँ, कि आई इनहेल एंड एक्सहेल एट द सेम टाइम, ताकि मेरा जो सुर है वो कटे ना, ब्रेक ना हो। हाँ, तो ये एक सही मायने में ब्रेथलेस है। तो 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक मैं एक ही सांस में एक सुर को पकड़ के रख सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो संगीत, और अगर उस राग को और उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं तो ऐसे टेक्निक्स ज़रूरी हैं। तो ये मेरा योगदान है बांसुरी के लिए। और फुंक में भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, क्योंकि चाइना में जैसे फ्लूट बजता है वहाँ का उनका टेक्निक अलग है, जापानीज शाकाहुची का टेक्निक अलग है। तो उनसे भी मैं प्रभावित हुआ हूँ, तो वो भी तकनीक मैं यूज़ करता हूँ। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स एज फार एज इंस्ट्रूमेंटल इज कंसर्न, वो भी इंस्ट्रूमेंट इज कंसर्न, वो भी ज़रूरी है, एंड टेक्निकल नो हाउ भी ज़रूरी है। थोड़ा सा बदलते हैं इसको। बचपन में आप शरारती थे? जी, मैं था, काफ़ी शरारती था। और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं क्रिकेट वगैरह सब खेलता था। तो एक बार क्रिकेट खेलते खेलते मैं कीपर बैट्समैन था, विकेट कीपर। तो फर्स्ट स्लिप के वहाँ पे कैच जा रही थी, तो मैं डाइव लगा के मैंने कैच लेने की कोशिश की और ये मेरा कॉलर बोन टूट गया था। तो उसके बाद, और वो जब टूट गया था तो फिर मैंने मैच भी कंटिन्यू किया, और 1-8 महीने वो दर्द था। तो वैसे ही मैंने घर पे भी बताया नहीं, कि मुझे भी नहीं पता था कि टूटा हुआ है। तो और आप टूटे हुए कंधे से खेलते रहे। वैसे ही बांसुरी बजाने के टाइम पे बहुत दर्द होता था।
तो वो कभी कभी आयोडेक्स लगा के वगैरह वगैरह चल रहा था। करीब 3-4 महीने के बाद मुझे बहुत जोर से जुकाम हुआ, तो डॉक्टर साहब ने एक्सरे लिया। जब चेस्ट एक्सरे लिया तब पता लगा कि यहाँ पे हड्डी टूटी है। तो उन्होंने कहा टूटी भी थी और जुड़ भी गई है। बच्चे होते हैं ना, तो तब से, लेकिन पिताजी ने उस वक्त से उन्होंने रोक लगा दिया कि तुम अभी क्रिकेट मत खेलो, सिर्फ बांसुरी। तो उनका कहना यही था कि देखो क्रिकेट खेलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। और यही बात वो बाद में भी, मुझे इंजीनियरिंग करने के बाद भी उन्होंने कहा कि इंजीनियर तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्रिकेट खेलने वाले भी बहुत जाने, लेकिन बांसुरी बजाने वाले पूरे देश में शायद 10 होंगे, 20 होंगे जो ए ग्रेड हो, टॉप रैंकिंग हो। तो उनमें से अगर तुम एक हो तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसीलिए तुम बांसुरी चुनो। तो ऐसे मतलब शरारती होने का एक मेरा ये एक किस्सा था। तो इसके अलावा मैं बांसुरी को अपने स्कूल बैग में लेके जाता था। तो लंच टाइम वगैरह में टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि असाइनमेंट्स में मुझे मार्क्स ज़्यादा मिले। तो मतलब म्यूजिक को कभी मैंने छोड़ा नहीं। मेरी माँ बताती रहती थी, आज भी बताती है कि फ्लूट बजाते बजाते एक तान प्रैक्टिस किया, ऐसे चलते चलते, एक जगह बैठ के नहीं, चलते घूमते हुए, टीवी चालू है, कोई मैच चल रहा है, कुछ हो रहा है, और सडनली उसी बैट से क्रिकेट का एक शॉट भी प्रैक्टिस कर लिया। तो ऐसे वो आई यूज्ड टू एंजॉय म्यूजिक। यहाँ एक सवाल, आपने किताब भी लिखी है आप जी, और ख़ास तौर से आपने उसमें प्रहरों को बहुत रेखांकित किया है कि उनका क्या महत्व है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। आज के समय में जो लोग संगीत को हल्का फुल्का भी पसंद करते हैं जाने, तो वो कैसे समझे कि ये आठों प्रहर का भेद कैसे होगा? देखिए क्या है कि जब मैंने किताब लिखा प्रहर गाने वाले घड़ी की कहानी, ये तो हिंदी में भी अनुवाद हुआ है अभी, तो ओरिजिनली मैंने कन्नड़ा में लिखा था, इंग्लिश में प्रहर द सिंगिंग क्लॉक। तो गाने वाली घड़ी एक प्रसिद्ध गायक, एक फिक्शन है, मेरी इमेजिनेशन है कि 50 और 60 के दशक में अगर एक घड़ी ऐसे वो बनाना चाहता है तो पूरे भारत में सबके घर पे हो, और वो हर घंटे उस प्रहर का राग गाए, तो उससे सकारात्मकता फैलती है और बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको इंस्पायर करेंगे। और सबसे जरूरी बात कि राग में औपचारिक तत्व भी है, रागास कैन हील, तो उसमें मेडिसिन वैल्यू भी है। क्योंकि हमने सुना है कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो नॉट ओनली ह्यूमंस, इवन द ट्रीज, द काउज, सब प्राणी, पशु पक्षी सब मोहित हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं रागास हैव हीलिंग पावर्स, ये तो हम काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा है। तो इन दोनों तत्वों को मिला के वो चाहता है कि वो गायक कि ऐसी घड़ी हर घर पे हो, ताकि हमारा पूरा देश इस संगीत को, एक तो वो संगीत के बारे में जाने, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, और एक सुसंस्कृत समाज बने। तो ये मेरी सोच थी। तो मैंने ये कहा किताब में, ये प्रहर के बारे में लिखा है कि ये कैसे उसको सही, एक राग को सही समय पे अगर गाया बजाया जाए या सुना जाए तो कितना फायदा हो सकता है। ये चीज आम पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। अगर मैं माध्यम ढूंढता रहता हूँ कि आम जनता में शास्त्रीय संगीत के बारे में और उसका महत्व कैसे पहुंचाया जाए। तो मैंने फ्यूजन कार्यक्रम जब मैं करता हूँ अपनी टीम के साथ, तो कॉन्टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, जैसे बेस गिटार हुआ, कीबोर्ड हुआ, उसको लेके मैं करता हूँ, लेकिन रागों पर 100% रागा बेस्ड फ्यूजन करता हूँ। तो अभी आजकल के जो जनरेशन है, उनको ये लगेगा कि ये साउंड हमने सुना है पहले। उनको अगर सिर्फ तानपुरा और बांसुरी लेके मैं क्लासिकल बजाऊंगा तो उनको जरूर उनको थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। अगर उन्हीं की भाषा में हम समझाने जाएं तो ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। तो ऐसे मेरा इस बात से कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो ऑडियंस का टेस्ट है, उनकी जो समझ है, शास्त्रीय संगीत उनकी समझ तक नीचे पहुंच के या उनके बराबर जाके उनको कुछ प्रदान करने की कोशिश करे जी, मनस्बत अपने जो उसका जो पूरा दायरा नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि शास्त्रीय संगीत का दायरा खुलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी लिमिटेशन। कि देखिए, एक जमाने में ऐसा था कि वो आंख बंद करके गवैया गा रहे हैं और आप सुनो मत सुनो,
कोई बैठा है नहीं बैठा है, किसी को पसंद आ रहा है नहीं पा रहा, वो अपना रियाज कर रहा है, अपनी साधना कर रहा है स्टेज पे, तो कहीं ना कहीं एक दूरी बन जाती है आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच में। ऑडियंस को ये पता नहीं कि ये क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, और ये क्या अब ये एट दिस मोमेंट वो क्या कर रहे हैं, और आंख ऐसे बंद करके मुंह इतना खराब करके क्यों गा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये सिर्फ आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस जो डूबे हैं उनको पता चलता है कि कितना बहुत कठिन काम वो कर रहे हैं। तो मैं वो दूरी मिटाना चाहता हूँ। तो ये पुस्तक भी एक माध्यम है कि आम लोगों तक मैं एक कहानी के रूप में ये लेके जाऊं कि प्रहर सिस्टम है हमारे यहाँ, जहां आप अलग अलग रागों को अलग अलग समय उसी निर्धारित समय पर अगर सुनेंगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ऑफ कोर्स आप दरबारी अगर सवेरे भी सुनेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, शास्त्रीय संगीत अच्छा ही होता है, ये इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर अच्छाई से और भी ऊपर वाला आपको आत्मरंजन प्राप्त करना है तब प्रहर सिस्टम से अगर आप सुनेंगे तो फायदा होगा। और मेरी और एक भी ये मैंने इस सेशन में भी कहा था कि ये मेरी सोच नहीं है। इस किताब के द्वारा मैं चर्चा चाहता हूँ कि म्यूजिशियंस भी आगे आए और अपना तर्क रखें कि प्रहर सिस्टम को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राग समय पद्धति आज भी वैलिड है कि नहीं है। क्योंकि अभी ऑनलाइन के जमाने में आज हम यहाँ पे सवेरे बजा रहे हैं, कोई वहां पे रात को सुन रहा है तो वो भी एंजॉय कर रहा है। तो ये सिस्टम अगर बना है तो क्यों बना, ये अगर शास्त्र में है और सिर्फ नॉर्थ इंडियन में है, कर्नाटक सिस्टम में नहीं है, वो लोग सारे राग किसी भी समय गाते हैं। तो ये सब सवाल जो है, तो एक फोरम जैसे किताब के द्वारा, इसीलिए मेरा ये कन्नड़ा में भी है, इंग्लिश में भी है, अभी हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आम पब्लिक भी ये जाए बात और इस पे म्यूजिशियंस लोग, म्यूजिक लवर्स, ऑडियंस सब लोग चर्चा करें। लेकिन फिर थोड़ा सा मैं इस सवाल को और बढ़ाऊंगा। एक चीज़ तो ये कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में बताएं कि इस प्रहर में कौन से राग, इस प्रहर में कौन से राग, एक दो करके उदाहरण अगर आप दे सकें सुबह से। जैसे 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं, तो वहाँ पे ललत होता है, राग ललत, और 6 बजे से हमारा पहला प्रहर चालू होता है। तो 6 बजे से मान लीजिए हम लोग लेते हैं तोड़ी, और फिर 3 घंटे का एक प्रहर होता है 6 से 9 बजे तक। तो उसमें काफी सारे दिन के राग आ जाते हैं, अलया बिलावल आता है, हिंडोल आता है, तो ये सारे राग, भैरव 6 बजे हम लोग जागो मोहन प्यारे भैरव से शुरू करते हैं। तो ऐसे अलग अलग राग होते हैं। फिर दोपहर का जब समय आता है और 9 बजे के बाद अलया बिलावल है, जौनपुरी है, ये सब राग आते हैं। फिर दोपहर तक हम लोग सारंग के प्रकार में चले जाते हैं, वृंदावनी है, शुद्ध सारंग है। फिर शाम मुल्तानी का पीरियड है, हाँ 3-4 बजे के मुल्तानी है, मधुवंती है, भीमपलास है, ये सब आ जाते हैं। फिर जब सूरज ढलने का समय आता है तो वहाँ पे मारवा, श्री, ये सब राग आते हैं। फिर जैसे रात होती है तो कल्याण के राग आ जाते हैं, और यमन, बिहार, ये सब। फिर रात होते होते जोग, रागेश्वरी, बागेश्वरी, फिर मालकौंस, रात के 12 बजे दरबारी कानड़ा, फिर 3 बजे अर्ली मॉर्निंग बसंत, फिर 4 बजे ललत। तो ऐसे ये चक्र है। तो सारे ही राग अद्भुत हैं, और सारे राग में अपने अपने हर एक राग का अपना अस्तित्व है, अपना पर्सनैलिटी है। तो ये समझना जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ पे राग के बारे में बता दूं कि जैसे किसी ने कहा कि सवेरे का राग अभी ललत है, तो सवेरे ही क्यों है? वो अगर आप शाम को सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा क्या? अच्छा तो लगेगा, संगीत है तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं अपनी पर्सनल, मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, जैसे नी रे ग म ये ललत, ये है। तो इसमें दोनों मध्यमों का यूज कर रहे हैं। तो मेरी ये सोच है कि उस समय जब उठना हो
इंसान को, तो वो दुविधा में रहता है कि सो जाए कि उठ जाए। तो वो दो मध्यम में हमको दिखता है। और द एक खींच रहा है, एक ऊपर जाने को कह रहा है। तो ये हर राग में आपको नहीं मिलता है। वो दुविधा जो है, वो डायलेमा, तो शायद उस समय में अगर आप ऐसे ही सोचें, मुक्त मन से सोचें, तो आपके ह्यूमन बॉडी का जो बिहेवियर रहता है तो वो सुर से मेल खाता है। अब दरबारी जैसे राग का राग है, द द, ये फ्रेज सुनते ही आपको ऐसे आंख बंद करके पंचम पे नाच मिल रहा है तो ये आ जाता है। अब वही सुर है जो दरबारी के सुर है, वही सुर जौनपुरी में भी है। लेकिन क्योंकि वो उत्तरांग प्रधान है, दोपहर के धूप को दर्शाता है। तो उस समय आपको सोने का मूड नहीं करेगा। जिस तरह का वो चलन है राग का, उस समय आप बिजी रहेंगे, ट्रैफिक है, धूप है ना। तो स्वर अगर आप गौर से देखें कहीं ना कहीं, तो ये जो प्रहर सिस्टम है, मतलब बहुत सोच समझ के ही उन्होंने किया होगा। लेकिन आज ये इसको फॉलो करना है या नहीं, ये अलग सवाल है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को इसकी व्याख्या की हम लोगों के सामने। एक आप चूंकि बांसुरी बजाते हैं जी। और हमारे शास्त्रीय संगीत में साजों के वर्गीकरण अलग अलग तरीके से हैं, तो बांसुरी उनमें से एक जो है जो वायु से बजती है। अगर मैं सितार को समकक्ष रखूं या संतूर को, तार वाद्य को समकक्ष रखूं, तो सुरों की जो निष्पत्ति होती है या जो श्रुतियों के विभाजन है, उसमें क्या मतलब बांसुरी एक जो वायु से चलने बजने वाला जो एक साज है और तार वाद्य है, दोनों के बीच कुछ उनके सुरों की जो निष्पत्ति होती है उनमें कुछ मेजर फर्क आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, ये बिल्कुल सही आपने पूछा, क्योंकि मैं गायकी और तंत्रकारी दोनों शैलियों से बजाता हूँ। तो फर्क क्या है, गायकी जब हम बोलते हैं तो हमारे बांसुरी में हम गाने की कोशिश करते हैं। तो जो गायक एक राग को जिस तरह से प्रस्तुत करता है, अगर बांसुरी में भी हम बिल्कुल उसी तरह शुरुआत से लेकर आखिर तक, शुरुआती आलाप से लेकर उसके द्रुत के तान तक पूरी तरह गायक जो गाता है उसी शैली में जब हम बजाते हैं, उसको गायकी बोलते हैं। तो उसमें क्योंकि हमारा सुशील वाद्य है, तो ये हमारे घराने की खासियत है, मेरे पिताजी की सोच है कि शब्द नहीं है, वोवल्स हमारे पास नहीं है, एक ही टोन है बांसुरी की, तू है ना। तो सिर्फ वो गौण है, सिर्फ शब्द नहीं है, बाकी सब कुछ वही है जो गायक, वही सोच है, वही मींड है, वही गमक है, वही तान है। तो हम लोगों को तंत्रकारी क्यों फॉलो करना है? तंत्रकारी मतलब जो तंत्र वाद्य है, सितार है, सरोद है, संतूर है, इन सब में आस नहीं है। अब सितार का एक स्ट्रोक लगाएंगे, कुछ सेकंड के बाद वो नहीं रहेगा साउंड, उनके पास आस नहीं है। जैसे गायक के पास सांस है, वो सांस उन वाद्यों में नहीं है, तो उनको बार बार प्लग करना पड़ता है। तो इससे तो उनका राग का विस्तार जो है वो प्लग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो एक नोट खत्म होने से पहले दूसरा स्ट्रोक लग जाना चाहिए, तो स्ट्रोक बेस्ड उनका म्यूजिक का विकसित वैसा हुआ है। तो इसलिए वो तंत्रकारी शैली बन जाता है। उसमें काफी सारे लिमिटेशंस हैं। सारे के सारे जो गायक मींड लेते हैं, गमक लेते हैं, वो नहीं होता है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं जो वो सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक अलग स्टाइल बन गया है, एक अलग ट्रेडिशन बन गया है, तंत्रकारी शैली, जिसमें वो आलाप और जोड़ आलाप, फिर तबले के साथ वो बंदिश बजाते हैं और उसको झाला तक लेके जाते हैं, है ना। तो वो एक अलग स्टाइल है। बांसुरी में भी वो स्टाइल पंडित हरिप्रसाद चौरासिया जी ने बजाया, आज भी बजाते हैं और उनके सारे शिष्य बजाते हैं। तो तंत्रकारी शैली से उन्होंने वो एक अद्भुत शैली
जो स्ट्रोक्स सितार में लगते हैं वो स्ट्रोक्स वो अपने जीभ से करते हैं, तो इसलिए तुत्कार ज्यादा रहता है। तो ये दो अलग अलग शैली हैं। तो मैंने कोशिश किया ये दोनों शैलियों को अलग अलग रागों को लेकर उसको प्रस्तुतिकरण हो। और जहां आपने कहा श्रुतियों के बारे में, बांसुरी में ये एक एडवांटेज हमारे लिए है कि जैसे कोमल गांधार दरबारी का आंदोलित है, तो एक्चुअल कोमल गांधार से नीचे होकर के वो आंदोलित होता है, या भैरव का कोमल धैवत है। ये सब वो जो बारीक श्रुतियां हैं वो बांसुरी में आसानी से हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कीज नहीं लगे हुए हैं, जैसे पाश्चात्य वाद्यों में होता है क्लारनेट सैक्सोफोन में, उसमें की लगे होते हैं, तो बीच का सुर नहीं मिलता है, या तो सा मिलता है या फिर कोमल रे मिलता है। कोमल रे और सा के बीच वाला श्रुति नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलेगा, हारमोनियम में भी मुश्किल है। तो वो ये बांसुरी में आसानी से हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे वो होल या तो आपके मर्जी के हिसाब से आप उसको ओपन क्लोज कर सकते हैं, राग के हिसाब से आप अपना कोमल स्वर निकाल सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है फ्लूट का। बांसुरी वादन के जो घराने हैं, मैयर है, बनारस है, आपके पिताजी का जो योगदान है वो तो किराना है। क्या आपको लगता है कि अब भी इस घरानेदारी को लोग बचा के रखते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, या करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, चाहे वो बांसुरी हो, सितार हो या गाना हो, आजकल बहुत सारे मतलब एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, तो ऐसे क्रिस्टल क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं रहा है। हाँ, लेकिन एक जरूरी है कि बांसुरी में एटलीस्ट हमारे जो हम अभी जैसे बांसुरी के इसमें बांसुरी वर्ल्ड में गुड़खिंडी घराना ऐसे लोग कह रहे हैं, क्योंकि पिताजी की जो सोच थी गायकी अंग से बजाना, और उसको मैंने फॉलो किया। मेरा लड़का षडज वो भी बजा रहा है, मेरे सारे स्टूडेंट्स बजा रहे हैं, और पिताजी का एक आविष्कार भी है, पंचम का थंब होल उन्होंने किया सबसे पहले 1980 में। वो उससे पंचम के लिए मींड मिलता है, तो मियाँ मल्हार, शुद्ध कल्याण ऐसे राग सिर्फ हमारे घराने में ज्यादा बजते हैं। अमूमन अब दूसरे घरानों में बजते हैं, लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा होल नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं उससे स्टाइल बन जाता है। आजकल मतलब ये भी हो रहा है कि यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख के कोई उसको सीख रहा है और नकल कर रहा है, जैसे हम लोगों ने बड़े लोगों का नकल किया। लेकिन जरूरी ये है कि आपका जो बेस है, आप किस गुरु से आपने सीखा है, उनका जो आइडेंटिटी है, उनका जो स्टैम्प है, वो बरकरार रखते हुए आप उसमें और कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो ये हो रहा है, लेकिन अलग अलग शैलियां प्रस्तुत करने में भी कलाकार अपनी कोशिश रखे हुए हैं कि हमारे गुरुजी का जो स्टाइल है उसी में बजाएंगे, दूसरे का हम लोग नहीं लेंगे। और ये सोच भी जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आप किस परंपरा से आप हैं। यहाँ मेरे उसमें एक सवाल आ रहा है कि रागों में एक बहुत चलन है कि कुछ लोग राग का प्योरेस्ट फॉर्म यूज करते हैं गाने में, उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। जैसे भैरवी कई बार गाते हैं लोग, तो वो भैरवी से हट के और सब कुछ, क्योंकि सारे ही सुर उसमें इस तरह से लगा देते हैं कि वो हो जाता है। कुछ हद तक ललित में भी छेड़छाड़ हुई, उसमें पंचम जोड़ा गया, जबकि पंचम को ही माना जाता था कि वर्जित होगा तो ललित एक खूबसूरती से आएगा। मालकौंस में भी हुआ ये, लेकिन लोगों ने उसको बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत भी किया जी। तो रागों की शुद्धता को आप फॉलो करते हैं? आपको लगता है कि वो जो नियम है उसको फॉलो किया जाना चाहिए या उसमें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि हर एक राग, जैसे मैंने पहले कहा कि हर एक राग की अपनी एक पर्सनालिटी है, तो उस पर्सनालिटी को वैसे मेंटेन करना और उसको राग को भी शोभा है देती है। अब उसके साथ छेड़खानी करना ठीक नहीं है। और यहाँ तक मैं चाहता हूँ कहने के लिए कि कुछ राग ऐसे हैं जिसका अगर उसका गंभीर स्वरूप है तो उसमें तानबाजी ज्यादा करने की या झाला बजाने की जरूरत नहीं है। दरबारी कानड़ा जैसे इतना विशाल राग है, इतना गंभीर राग है, उसमें आप अगर अंदर करोगे तो वो फिर अड़ाने की तरफ चला जाएगा। दरबारी कानड़ा उसके मील्ड और उसका आंदोलन जो है उसी में उसका ये है, पर्सनालिटी है, उसकी पहचान है।
तो राग का भाव समझना जरूरी है, तभी राग शुद्ध हो सकता है। सिर्फ आरोहण अवरोहण इसको बजाने से राग नहीं बनते। ये गलतफहमी बहुत लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी है कि जैसे फ्लूटिस्ट हैं, मैं देखता हूँ अक्सर कि हर सुर पे आप एक लंबी सांस ले रहे हो और उसको खींच रहे हो। ये आलाप नहीं है। सा पे रुक गए आधा मिनट, फिर रे पे रुक गए, फिर ग पे रुक गए, ये टाइम हो गया। आलाप आपने 15 मिनट बजा, लेकिन क्या किया 15 मिनट में? आपने राग को कैसे दर्शाया, उसका इंट्रोडक्शन कैसे किया, ये फ्रेजेस के साथ होता है। और आरोहण अवरोहण, वादी संवादी विवादी, ये सब इतने टर्मिनोलॉजीज हैं शास्त्र में लिखे हुए हैं, तो उन सबको फॉलो जब तक नहीं करेंगे तो वो राग खड़ा नहीं होगा। और मारवा है और एक तान लिया आपने, तो तुरंत लगना चाहिए कि ये मारवा है, पूरिया है या सोहिनी है। वहां तक आपको जिस स्पीड में भी आप बजा रहे हो, जिस पॉइंट पे भी सुनने वाला अगर आपको सुने, आप मध्य लय की बंदिश गा रहे हो, वो ऑडिटोरियम में आया, उसको इमीडिएटली पता चलना चाहिए कि ये कौन सा राग है। ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि ये सोहनी है या पूरिया है या मारवा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पुराने लोग कहते थे कि किसी भी एक रिकॉर्डिंग का किसी भी पोर्शन आप निकाल के रखो तो चंद मिनटों में पता लग जाना चाहिए कि क्या, कौन सा गा रहे हैं, कौन सा चल रहा है, सिर्फ सुरों से। तो ऐसा वो राग के बारे में उतना अध्ययन होना चाहिए, उसके ऊपर उतना अपना क्या कहते हैं कमांड होना चाहिए कि हर राग को कैसे ठीक तरह से, चाहे वो अगर 5 मिनट में ही आपको बजाना हो तो 5 मिनट में राग को कैसे खड़ा कर रहे हैं। ये सब अगर आप पुराने एलपी सुने, ये लोग करते 3-3 मिनट के उसमें अपना करके चले गए, वो विलंबित भी उन्होंने आलाप उठाया, बंदिश शुरू हुई, तान नकारी सब कुछ हो रहा था 3-3 मिनट में। वो चीज वो सीखनी पड़ती है कि, और उसके पीछे का रियाज कितना होता होगा कि वो 3 मिनट का उसको एकदम प्योरेस्ट फॉर्म लेकर के आते थे और वो दिखाते थे, मतलब एक गमला सजा के प्रस्तुत करते थे। बिल्कुल। आपके घराने की कुछ प्रमुख राग जिन्हें आप लगातार बजाते हैं? या शुद्ध कल्याण में बहुत बजाता हूँ शाम को, क्योंकि बांसुरी में बहुत कम लोग बजाते हैं। और जैसे मैंने कहा, वो पंचम का जो मीन है वो हमारी खासियत है, और सिर्फ मीन तक ही सीमित नहीं रखा हम लोगों ने, वो एक्स्ट्रा होल की वजह से हम लोग शुद्ध कल्याण के तान, और खासकर भीमसेन जी के फॉलोअर्स हैं, पिताजी भी उनके शिष्य थे, तो उनकी जो तानकारी थी वो सब हम लोग बांसुरी में बजाते हैं। तो शुद्ध कल्याण है, और मारू बिहाग, उसमें भी हम लोग काफ़ी अलग से उसको प्रेजेंट करते हैं। और अमूमन बहुत सारे जैसे मुल्तानी कम लोग बजाते हैं, हम लोग मुल्तानी मैं बजाना पसंद करता हूँ। और अर्ली मॉर्निंग रागास भी, जैसे कुछ रागास जो हमारे घराने के नहीं भी हैं, वो भी अहिर ललत है या शुद्ध दैवत ललत है, वो सब भी मैं। अहिर ललत का थोड़ा चलन अगर आप सुना। अहिर ललत, अहिर भैरव जो है उसका एक अंश उसमें है, जैसे सा द नी रे सा नी द मा द नी रे सा ग म ग म रे सा सा रे ग म ग म ग रे नी द नि सा रे ग रे नी रे सा मा दा मा ग। बहुत सुंदर। तो अहिर भैरव का कुछ अंश वहां लगता है, फिर ललत भी आ जाता है, तो अहिर ललत। बहुत सुंदर जी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप भी कुछ करते रहते हैं रागों में? क्योंकि कई लोग जी, मैं क्योंकि मैं कंपोजर भी हूँ, सोचता हूँ कुछ, कभी कभार उसको गाने के लिए करता हूँ और कभी कभार उसमें एक बंदिश भी बना देता हूँ। जैसे अभी वृंदावनी सारंग में 2 निषाद हैं, शुद्ध सारंग में दो मध्यम हैं। तो मैंने एक बार ऐसे ही सोचा कि अगर आरोहण में तीव्र मध्यम और तीव्र निषाद, और अवरोहण में कोमल निषाद और शुद्ध मध्यम, तो दोनों राग हो जाएंगे। सा रे मा पा
मा प नी सा नी प मा प म वाह, नी सा रे मा प नी सा रे ना सा नी म रे प मा प नी मा प म रे बहुत नी सुंदर। सा नी। शुद्ध वृंदा सारंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहूँ, अगर हमारे पास समय होता तो हम इसे जरूर बांसुरी पे भी सुनते और जी। समझने की कोशिश करते। मैं एक आखिरी सवाल आपसे अब मैं पूछने जा रहा हूँ। जो युवा बांसुरी सीखना चाहते हैं या उनके अंदर इच्छा है, एक तो ये इच्छाएं बहुत जल्दी आती है कि हम कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख लें, शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो साधना है वो इतनी आगे चल के कठिनतर होती चली जाती है कि वो उसको छोड़ देते हैं। तो युवाओं के लिए कुछ आप संदेश या कुछ गुर अगर आप उनको बताना चाहें। देखिए, एक चीज तो मैं सबके सामने हमेशा कहता रहता हूँ कि अभी जो युवा है वो इतने इंटेलिजेंट है, इतने विकसित उनका दिमाग है कि उनको सीखना बहुत जल्दी हो जाता है। जो चीज़ सीखने में हमको 5 साल लगे उनको 1 साल में आ जाता है, जो हमको 1 साल लगा वो उनको चंद महीनों में आ जाता है। लेकिन इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं उनमें, तो उनको वो डेडिकेशन उनमें लाना मुश्किल पड़ रहा है। दैट इज व्हाट आई फील। अदरवाइज दिस जनरेशन हैज द कैपेसिटी टू एक्सीड बियॉन्ड लिमिट्स। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को आप सीमित मत रखो कि मुश्किल से मुश्किल फिल्मी गाना वो सीख लेते हैं, बार बार सुन के उसके साथ गा के मुश्किल से मुश्किल गाना वो सीख जाते हैं। लेकिन वही चीज अगर वो क्लासिकल में लगाए अपना मन और क्लासिकल को सीखे, रागों को सीखे, अच्छे गुरु के पास तालीम ले, तो अपना सिर्फ जो चंद गानों में अपने आप को खुश करते हैं या आसपास लोगों को खुश करते हैं, अगर आप राग को समझे, राग को सीखे, तो वही चीज आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। वैसे गाने जो आप किसी और के गाने आप गाते हैं तो वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना धुन बना सकते हैं। तो इस बारे में मैं युवाओं को प्रेरित करना चाहूँगा कि आप क्लासिकल सीखें, रागों को सीखें और क्लासिकल म्यूजिक सुने। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट तो आपको सुनने चाहिए। ऐसे ही आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पे किसी का रिकॉर्डिंग लगाइए, धीरे धीरे आपको क्लासिकल म्यूजिक का टेस्ट बढ़ेगा और फिर आप ज़रूर सीखिए। अगर आप सीख सकते हैं तो सीखिए, आजकल तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और उसको जारी रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शुरू तो कर देते हैं और फिर जब रियलिटी शो में उनका बुलावा आ जाता है, वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ का चकोचांद में वो खो जाते हैं, फिर वो क्लासिकल को भूल जाते हैं। फिर 5 साल के बाद वो फिर वही क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो वही पुराने जो गीत हैं उसी में अटके हुए हैं। तो मैं हमारे शिष्य लोगों को भी यही कहता हूँ कि क्लासिकल का हाथ मत छोड़, उसको अपना डेली उसका प्रैक्टिस और उसके बारे में चिंतन करते रहो। चाहे आपका प्रोफेशन भी ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाना हो, ठीक है, आप जा रहे हो पैसे कमाने के लिए, वो कर रहे हो, करो, लेकिन ये साधना मत छोड़ो। ये आपको आगे तक लेके जाएगा। क्योंकि फिल्मी गाने तो उसका शेल्फ लाइफ कम होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आज जो गाना पॉपुलर है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन ललित को कौन मिटा सकता है, भैरव कौन मिटा सकता है। वाह, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। एक बहुत अच्छी बातचीत आज हो पाई। मुझे लगा मैंने कुछ सवाल भी अच्छे ही पूछे होंगे, बहुत जबरदस्त। और ये इंटरव्यू जो लोग भी सुनेंगे देखेंगे उनकी रुचि संगीत के प्रति ज़्यादा ही विकसित होगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।